एवरीवन गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घटना चक्र बिहार एसआई बुक से दो टॉपिक्स, यानी कि पहला तो देखेंगे फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री, और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसा आपको लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिक्स में जो टॉपिक हमें देखना है, द्रव के गुण और आर्किमिडीज के सिद्धांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करते ही जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र के जल का जो घनत्व होता है अधिक होता है। इसका कारण यही होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट है कि वॉशिंग मशीन की जो कार्य प्रणाली होती है वो किसके सिद्धांत पर आधारित होता है, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की जो क्रिया होती है, इसको हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, यानी कि इवोपोरेशन कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल। ये ध्यान रखेंगे, अणुओं के मध्य ससंजक बल है। ससंजक बल क्या होता है, तो वह आकर्षण बल है जो कि एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। ये पॉइंट्स आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृष्ठ तनाव द्रव की वह प्रकृति है जिससे द्रव अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करता है। आपको पता है कि पृथ्वी पर जो वर्षा की जो बूंदें गिरती है वो गोलाकार क्यों होता है? यही कारण होता है कि वो पृष्ठ तनाव के कारण अपने आप को सिकुड़ने का प्रयास करता है और वो छोटा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि पानी से भरे ग्लास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े पिघल जाने पर जल का स्तर क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल का स्तर जो होता है वो वही बना रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना का ही उतना ही जल का स्तर रहेगा। और इसका कारण ये होता है क्योंकि बर्फ के टुकड़े द्वारा जो प्रतिस्थापित जल का आयतन होता है वो बर्फ के द्रव रूप में आयतन के बराबर होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कि उत्प्लावी बल, जिसको अपथ्रस्ट कहा जाता है, उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि पिघलने पर सामान्यतः ठोस के आयतन में वृद्धि होता है, लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब ठोस होता है, अगर ठोस को पिघलाया जाता है, पिघलने पर सामान्यतः जो ठोस होते हैं उनके आयतन में तो वृद्धि होता है, लेकिन बर्फ के कंडीशन में क्या होता है, बर्फ सिकुड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान हो, यानी कि कोई ठोस में अगर कोई अशुद्धियाँ उसमें मौजूद हो तो उसका गलनांक क्या होगा, उसके गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि पारा शीशा को नहीं भिगोता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये कि विकृति जो ससंजक बल है असंजक बल से अधिक होता है, इस कारण से वो नहीं भिगो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जल में डिटर्जेंट यानी कि साबुन को मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संवहन यानी कि कन्वेक्शन की प्रक्रिया ऊष्मा का संचरण व अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के कारण होता है, जबकि फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जो चालन होता है उसमें अणुओं का वास्तविक स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और संवहन जो होता है यानी कि जो कन्वेक्शन होता है वो ऊष्मा के स्थानांतरण किस में होता है, द्रव और गैसों में होता है, इसके माध्यम से, जबकि चालन विधि जो होता है सिर्फ और सिर्फ ठोस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो सर्वाधिक होता है, और इसका मान कितना होता है, तो 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड, या फिर कह सकते हैं 4186 जूल प्रति केजी प्रति सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी भी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होगा, कितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने भी हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होता है। ठीक है, संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें वाष्प जो होता है वो द्रव में कन्वर्ट होता है। ऊर्ध्वापातन आपको पता है, ऊर्ध्वापातन जिसको हम इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं, उसमें क्या होता है कि द्रव क्या होता है, डायरेक्ट वो गैसीय फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि ताप बढ़ने पर प्रत्यास्था का जो मान होता है वो घटता है, क्योंकि ताप बढ़ने से पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ये ध्यान रखेंगे। ये तो फ़ारेनहाइट में हो गया। आपको पता है फ्रेंड्स कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो भी अंतर होता है वो क्या होता है। चलो हम यहाँ पे 2 ग्राफ बनाते हैं। पहला ग्राफ ये कि यहाँ पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस और एक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो जल का
बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है यानी कि गलनांक जो होता है वो हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होगा। उसी तरह से फ़ारेनहाइट में बात करें तो 0 डिग्री जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा और यहाँ पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। इन दोनों स्केलों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपें फट जाती है। इसका कारण क्या? तो अधिक ऊंचाई पर, यानी कहने का मतलब कि पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। इसका कारण ये होता है कि पाइप में पानी जमने पर क्या होता है, फैल जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ने की वजह से पानी की पाइपलाइन जो होती है फट जाती है। यदि किसी ठोस और द्रव के घनत्व समान हो तो तैरेगा कौन? तो ठोस तैरेगा। पानी में भरी कॉर्क युक्त बोतल को जब जमाया जाता है तब यह टूट जाती है। इसका कारण क्या है? तो इसका भी कारण यही है कि पानी जमने पर उसका आयतन में यानी कि वृद्धि होता है, इस वजह से वो टूट जाता है। ठीक है, आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है? 1/9 होता है। यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो उसका घनत्व कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, घनत्व 2 गुना हो जाएगा। गैस लाइटर, गैस स्टोव, बुनसेन बर्नर में इनमें से कहने का मतलब ये हुआ कि बुनसेन जो बर्नर है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जो है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बुनसेन बर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 500 लाइक्स का। ठीक है, 500 लाइक्स तो आप कर ही सकते हो यार, बहुत कम लाइक्स मांगा है। नेक्स्ट पॉइंट कि एक पाइप यानी कि स्ट्रॉ, हमने देखा होगा स्ट्रॉ जो पिया जाता है पानी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो नारियल पानी पीते हैं स्ट्रॉ, वहाँ पर अधिकतर यूज़ किया जाता है। तो स्ट्रॉ के माध्यम से शीतल पेय पीना संभव होने का कारण क्या है? तो केशिका क्रिया। ठीक है, केशिका क्रिया यही कारण होता है। चलिए अगला पॉइंट से कि लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है। यदि पानी को गर्म किया जाए तो क्या होगा? पानी को अगर गर्म कर दिया जाए तो लकड़ी का जो टुकड़ा होगा थोड़ा सा डूब जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डूब जाएगा। अब यहाँ पे कि कड़ाके की ठंड पड़ने से झीलों की ऊपरी सतह जम जाती है, लेकिन उसके अधोभाग पर जल का द्रव अवस्था बना रहता है। और यही कारण होता है कि पानी जो है बर्फ़ वाला जो झील होता है, यानी कि ऊपर से पूरा आपने देखा होगा कि बर्फ़ होता है लेकिन उसके अंदर मछलियाँ रहती हैं। इसका कारण यही होता है कि ऊपर का सिर्फ लेयर जो होता है वो बर्फ़ बना होता है, अंदर की पानी सिर्फ पानी ही रहता है। ठीक है, यही कारण होता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द्रवों का नियत आयतन परंतु कोई नियत आकार नहीं होता है। यानी कि वो जिस पात्र में हम लोग रखते हैं उसी का आकार ले लेता है, लेकिन उसका आयतन तो नियत होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पृष्ठ तनाव द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव जो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। जल का हिमांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर उसी तरह से पूछ ली कि सेल्सियस में कितना होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस ध्यान रखिएगा। ठीक है, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। द्रव का मुक्त पृष्ठ पर एक सीट की तरह व्यवहार करता है और सबसे छोटे क्षेत्रफल में संकुचित होने के लिए प्रवृत्त रहता है। ऐसा होने का कारण क्या है? तो ऐसा होने का कारण है कोहेसिव फोर्स यानी कि ससंजक बल। ठीक है, कोहेसन फोर्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वाष्पन और संघनन जो है वर्षा कराने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वाष्पन और संघनन। नेक्स्ट पॉइंट कि नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो नदी के पानी से अधिक होता है, इस कारण से तैरना आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पानी ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड के समान संख्या में विघटित हो सकता है, इस वजह से हम कह सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि वस्तु के द्रव्यमान और उसके आयतन से भाग देने को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ठीक है, घनत्व कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है कि किसी द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण बल जो होता है वो गोलाकार सतह पर स्पर्शी की दिशा में लंबवत रूप से सक्रिय होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस बुक में क्या है कि बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग टॉपिक वाइज लिखा गया, लेकिन हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट बात क्या है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। यानी कि प्राचीन भारत अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बीच बीच में टॉपिक वाइज नहीं लिखा गया कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवत संप्रदाय, इस तरह से नहीं लिखा गया, लाइन बाय लाइन लिखा गया। ठीक है, यानी कि उसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री हम देखें तो लाइन बाय लाइन लिखा चला गया और यहाँ पे कोई टॉपिक वाइज नहीं दी गई, जैसे कि हम पहले पढ़ते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन, उसके बारे में आगे जो है इस तरह से, इस बार कुछ नहीं है, सिंपल से एक एक लाइन में लिखा गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 3 पेज
फेजेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। गुजराती पथ प्रदर्शक कौन था? अब्दुल मजीद की सहायता से। कहाँ पे पहुंचा था? तो पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट। ठीक है, कालीकट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कालीकट के तत्कालिक शासक कौन थे जब वास्को डी गामा वहाँ पर पहुँचा था? तो जमोरिन थे, इन्होंने इनकी स्वागत की थी। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया हुआ था। ठीक है, अल्फांसो द अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुरी के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन करके अपने अधिकार में कर लिया था। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट देखिए, ध्यान से समझ लीजिएगा कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम किस तरह से था। तो पुर्तगीज थे, डच थे, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, उनके द्वारा जो स्थापित यूरोपीय कंपनियां थी उनका क्रम थोड़ा सा चेंजिंग होता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले पुर्तगालीज आए थे तो उन्होंने अपना कंपनी की स्थापना 1498 में की, लेकिन आए यहाँ पे तो डच थे और कंपनी की स्थापना पहले अंग्रेज़ों ने की थी 1600 ईस्वी में, उसके बाद डचों ने। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स वाला पॉइंट्स बन जाता है, इसको आप याद रखिएगा। आए पहले डच थे लेकिन कंपनी स्थापना जो की गई थी वो अंग्रेज के द्वारा पहले की गई थी। ठीक है, इसको भी आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा ही दिया जाता है। तो पीडीएफ अगर आप हर दिन का डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में 1961 में वापस गए थे। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने प्रारंभ की थी। सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने प्रारंभ की थी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोचीन में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडियाज की स्थापना की थी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन आप चाहो तो याद रख सकते हो। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मुसलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। किसके समय में? जहांगीर के समय में, 1611 ईस्वी में। अगला प्रश्न कि 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम जो कि स्थायी कारखाना था। 1613 में सूरत में, ठीक है, स्थायी कारखाना किसका? अंग्रेजों का। ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के स्वरूप में प्राप्त हुए थे, जिन्हें 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। आगे देखिए, लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसे कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटलिस कहा गया। ठीक है, अगला पॉइंट्स की मुर्शिद कुली खां बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था, जिसे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था। अब यहाँ से जो पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा कि बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार जिसे मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त किया गया वो कौन था? मुर्शिद कुली खां। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, अलीवर्दी खां। देखिए ध्यान दीजिएगा कि अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगे और यदि छेड़ दिया जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगे। तो ये एक लाइन हो सकता है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि अलीवर्दी खां ने क्या कही थी। ब्लैक होल की घटना क्या थी? सिराजुद्दौला के समय में 20 जून 1756 को ये घटा था सिराजुद्दौला के संबंध में। अगला पॉइंट्स, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना था? रॉबर्ट क्लाइव को। 22 अक्टूबर 1764, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बक्सर का युद्ध है, को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने परास्त किया था इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से।
बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। अगला पॉइंट है कि इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद यानी कि अब जो प्रयागराज के नाम से जानते हैं में रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए कि 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा 12 अगस्त 1765। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सरदार के.एम. पनिकर ने कहा कि 1765 से 1772 तक कंपनी के बंगाल में यानी कि डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया गया। ठीक है, डाकुओं का राज्य यानी कि पूछा जाता है कि 1765 से 1772 तक किसने कंपनी के बंगाल में डाकुओं के राज्य की तुलना की थी, तो के.एम. पनिकर ने। अगला पॉइंट कि रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को यहाँ पे कह सकते हैं कि सुक्कर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। अक्सर ये पूछा जाता है कि किस मिसल में हुआ था रणजीत सिंह का जन्म, तो सुक्कर चकिया में। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो अमृतसर की संधि हुई थी वो कब हुई थी, तो 25 अप्रैल 1809 को। 1809 याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक है, अंतिम शासक थे। दिलीप सिंह का निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि जो कि इंग्लैंड में हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है, याद रखेंगे। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के दौरान हैदर अली ने निज़ाम तथा मराठों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया था। अगला पॉइंट कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि यानी कि मार्च 1792 के द्वारा हुआ। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था इसका समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में खत्म हुआ। और यहाँ पे टीपू सुल्तान जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया था। 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया। इसे स्तंभदारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। तो ये एक ही चीज़ था, स्थायी बंदोबस्त को ही अलग अलग नामों से जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा कवर किया जाता था, शामिल किया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के क्या जन्मदाता कौन थे, तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। ठीक है, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि यह व्यवस्था जो है यानी कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग जो कि आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है में लागू किया गया था। महालवाड़ी पट्टी की बात करें तो भूराजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल क्या था, तो जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में जो कि कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भूक्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने लेखों यानी कि इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये इनकी सभी रचनाएं हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट जो सबसे कई बार पूछा गया वो ये है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये एकदम वीवीआई है लेकिन आप सभी को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, और देखिए इसी के माध्यम से अपवाहन का सिद्धांत दिया था, तो अपवाहन का सिद्धांत इनके द्वारा ही दिया गया था, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी 1825 से लेकर के 1917 तक ये जीवित रहे। 1825 से 1917 ने 1865 में WC बैनर्जी के साथ मिलकर के लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। कब किया था, 1865 में। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और कभी कभी पूछा था कब, तो 1892 में, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है।
अब एक और छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, ध्यान दीजिएगा कि गवर्नर जनरल और उनकी जो नीतियाँ थी वो, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे वारेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉर्ड कर्नवालिस 1793 में स्थायी बंदोबस्त को स्टार्ट किया। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में सहायक संधि को स्टार्ट किया था। विलियम बेंटिंग 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया था, जो कि राजा राम मोहन राय के साथ सहयोग से। और लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 1856 में राज्य हड़प नीति, एक्चुअली 1848 में ये स्टार्ट किया गया था, जिसके अंतर्गत सबसे पहले सतारा को लागू किया गया था। सतारा इसका पहला शिकार बना था। लॉर्ड रिपन की बात करें तो 1882 में स्थायी स्वशासन कारखाना अधिनियम इन्हीं के समय में आया था। और भारत में जो नियमित जनगणना होती है प्रत्येक वर्ष 1881 से लॉर्ड रिपन के समय में ही आया था। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस की स्थापना 1885 में, और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतने ही सारे मैंने टॉपिक्स को कवर किए थे, 2 टॉपिक्स जो कि आपने देख लिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक का टारगेट मैंने जो 500 लाइक रखा आप उसको डेफिनेटली कंप्लीट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ में ज्वाइन हो जाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी रोजाना इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कीजिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।